तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख रहे थे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, राइट, और कौन से केसेस में यूज होगा ये समझाया था, राइट। तो अगर आपको याद हो तो लेट्स से ये वेस्ट, ये सॉरी, लेट्स से दिस इज ईस्ट साइड, दिस इज वेस्ट। आपको से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, आप वैसे भी याद रखो ही इसको। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने तुमको पिछली बार एक एग्जांपल दिया था, इनफैक्ट वो डीपीपी में एक अच्छा क्वेश्चन था। डीपीपी में एक क्वेश्चन था कि आई गेस क्या पर्सन था या फ्लाई था, आई डोंट नो। तो आपको ये था कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था शायद, तो वो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली पहले साउथ में गया, राइट। तो साउथ में गया, राइट, मतलब नीचे, और साउथ में शायद कितना किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर, राइट। ओके, सो 30 किलोमीटर इन द साउथ, 30 किलोमीटर इन द साउथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है वो, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बिकॉज वहां पे ट्राइंगल लॉ लगा था। तो 30 किलोमीटर इन द साउथ, देन 40 किलोमीटर इन ईस्ट। तो 40, वही से 40 किलोमीटर इन द ईस्ट, तो ईस्ट तो इस तरफ है, तो 40 किलोमीटर इन द ईस्ट। एंड फाइनली लेट्स से वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो निकला वो पॉइंट ए पे था, पहुंचा वो पॉइंट बी पे है, और आपको पूछा था उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, राइट। और शायद आपको डिस्प्लेसमेंट भी बोला था और वो डायरेक्शन भी पूछा था। ओके, सो आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो ऑफकोर्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा, दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर है, अरे या नहीं। और तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आपको ये ए बी निकालना है। तो आपको पता ही है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हमने एक्स पकड़ लिया, राइट। तो हमें एक्स चाहिए, तो आपने लगाया होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया होगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, विच इज 900 प्लस 1600, विच इज 2500, राइट। और अगर दोनों तरफ का रूट निकालते हो तो एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा, एक्स, अगर रूट निकालते हो दोनों तरफ का, तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, और 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 50 आएगा मेरे हिसाब से, है ना। 50 × 50 2500 होता है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपका x आया 50 और ये दोनों किलोमीटर में है, तो 50 भी किस में रहेगा, किलोमीटर में। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 किलोमीटर आया, ठीक। आगे अब आपको निकालना था डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो है वो एंगल में बोली जाती है, तो अब आपको चाहिए एंगल, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन आपको ऑफ द ईस्ट बोलनी है तो आपको ये एंगल चाहिए, और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ द साउथ बोलना है, ठीक है, साउथ के रेफर में बोलना है, साउथ से किधर ये बोलना है, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, लेट्स से फाई एंगल। और अगर आपको ईस्ट ईस्ट से डायरेक्शन बतानी है, ईस्ट के किस तरफ, क्योंकि वो ईस्ट के इस तरफ है ना ये, और साउथ के उस तरफ है, ये साउथ है, तो साउथ के उस तरफ, इस तरफ, और ईस्ट के नीचे की तरफ है ये, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन ईस्ट के फॉर्म में बतानी है तो आपको थीटा एंगल चाहिए, और अगर आपको डायरेक्शन साउथ के कंसेप्ट में बतानी, साउथ के रिलेटेड बतानी है, तो आपको फाई एंगल चाहिए। तो आप एंगल कैसे निकाले, तो जिसको दिमाग था उसको प्रीवियस लेक्चर याद आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये 30 है, ये 40 और ये 50 है, मतलब बेसिकली 3, 4 और 5। 3, 4, 5 को मैंने मैजिक ट्राइंगल बोला था, और मैंने तुम्हें बोला था कि 3, 4, 5 वाला जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, 3, 4, 5 वाला जो ट्राइंगल होता है, इसमें एंगल होता है 37 डिग्री और इधर होता है 53 डिग्री। याद है आपको ये? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा याद है, मे बी फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था ये, ठीक है। तो फिर ये कितना डिग्री आएगा बोलो, 37 डिग्री, और ये कितना डिग्री आएगा, 53 डिग्री। अरे, और जिसका ज्योमेट्री ठीक है उसको ये पता है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होते हैं, बिकॉज वो दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 37 डिग्री, बराबर है।
तो अगर आपको अभी अभी डिस्प्लेसमेंट जो है, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊंगा देख लो। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए टू बी कितना आया ये बोलो, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर। अब मुझे डायरेक्शन में बता सकता हूं, एक तो ऑफ द ईस्ट या फिर ऑफ द साउथ। तो अगर मुझे ईस्ट के रेफर में बतानी है, डायरेक्शन किसके रेफरेंस में बतानी है, ईस्ट के रेफरेंस में बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट से ये कितना डिग्री है बोलो, 37 डिग्री। तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बोलो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स बोलो किसका टूवर्ड्स, एक मिनट एक मिनट, 50 किलोमीटर एंड बोलो आगे 37 डिग्री टूवर्ड्स, यस। तो ये ईस्ट के इस तरफ है ना, तो ईस्ट के इस तरफ कौन आता है, साउथ। तो इस तरफ है मतलब साउथ की तरफ है, तो 37 डिग्री टूवर्ड्स बोलो साउथ, साउथ। और एंगल किसके साथ बनाया हुआ है, ईस्ट के साथ। तो ऐसे, ये मैंने तुम्हें रीड करना सिखाया था। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को और एक तरीके से बोल सकते, बोलो 50 किलोमीटर तो है ही, और आगे अब मुझे साउथ, साउथ के रेफरेंस में बोलना है। तो साउथ से वो कितने एंगल पे, ये है ना आपका डिस्प्लेसमेंट, साउथ से वो कितने एंगल पे बोलो, ये एंगल कितना है 53 डिग्री, बराबर है। और साउथ के इस तरफ कौन है, ईस्ट है। तो आप कैसे लिखोगे, 53 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि एंगल साउथ के साथ बनाया है। क्लियर है क्या। तो कुछ ऐसा वो क्वेश्चन था जो आपने किया होगा और उसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं, राइट। अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, तो वापस से इधर कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में एक कुछ समझाया था कि सपोज लेट्स से ये आपका वेस्ट, सॉरी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और एक पर्सन है, ठीक है, वो लेट्स से पॉइंट ए से निकला एंड वो टूवर्ड्स द ईस्ट गया, टूवर्ड्स द कहाँ गया, ईस्ट। एंड देन वो टूवर्ड्स वहां से ईस्ट जाने, ईस्ट गया वो 10 मीटर लेट्स से, और 10 मीटर ईस्ट में जाने के बाद वो वहां से गया टूवर्ड्स द नॉर्थ, कितना गया टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो लेट्स से 11 मीटर, और फाइनली पहुंच गया वो पॉइंट बी पे, है ना। और मुझे मुझे चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये ए बी वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब तुमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो निकाला जा सकता है, बट एक बात बताओ, अगर मैं उसको नॉर्थ ईस्ट में भेजूं, कहा भेजू, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स अ डायरेक्शन, वो जो वो भी, या फिर एक काम करता हूं मैं ईस्ट के साथ उसको, मतलब मैं वो भेज रहा हूं उसको टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। और कितना डिग्री, लेट्स से 30 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ, 30 डिग्री टुवर्ड्स द ऑफ द ईस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि इस तरफ नॉर्थ है ना, ऊपर की तरफ कौन है बोलो, नॉर्थ, और ये एंगल किसके साथ बनाया है, ईस्ट के साथ। तो ऐसे भेज दिया, कितना मीटर भेज दिया बोलो, 11 मीटर, और अब वो यहां आ गया, पॉइंट बी पे आया, एंड नाउ आई आस्क यू टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको ऑलरेडी पता है, बट डायग्राम में पता है, आपको वैल्यू में नहीं पता, राइट। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इज बी, इनिशियल पोजीशन इज ए, तो आपका ए बी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अरे है या नहीं, ओके। बट ये आपको कौन बताता है, तो ये आपको बताता है ट्राइंगल लॉ, राइट। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, अगर आपको याद होगा ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट, तो टू वेक्टर्स are represented in magnitude, two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, two sides of triangle taken in order। अच्छा, ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है पहला जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहां से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, राइट। फर्स्ट वेक्टर जहां पे खत्म हुआ, देखो इधर बीच में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, सी। तो पहला वेक्टर कौन है, ए सी, तो ए कहां पे खत्म हुआ है, सी पे।
और वही से कौन शुरू हुआ है, सीबी, सीबी शुरू हुआ है, ठीक है ऐसे। तो टू वेक्टर्स कौन है, वो टू वेक्टर्स एसी और सीबी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट किसने, बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। देन the third side of triangle represent represent resultant of these two vectors, ठीक है, result in magnitude and direction, and resultant is drawn from क्या बोलो, tail of first vector to the head of second vector। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है अगर आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो, राइट। बट आपको स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं, हमें तो एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, तो आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बट जो स्कूल का एग्जाम देने वाला है, कॉलेज का एग्जाम देने वाला है 11-12, उसको तो ये याद होना चाहिए। दोबारा से मैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वापस देखो, तो ट्राइंगल लॉ तभी काम करता है जब पहला वेक्टर जहां पे खत्म होता है, दूसरा वेक्टर वहां से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। पहले का हेड और दूसरे का टेल। देखो ये पहला वेक्टर है, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का ये क्या हुआ, हेड हुआ, और दूसरा वेक्टर यहां से शुरू हुआ है, इसलिए वो दूसरे का क्या हुआ, टेल हुआ। दूसरे का हेड इधर रहेगा, जिधर जा रहा है वो हेड होता है, और जहां से शुरू होता है वो टेल होता है। पहले का टेल इधर है, तो ये पहला वेक्टर है, टेल हेड, और ये दूसरा वेक्टर है, टेल हेड। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देगा तीसरा साइड, इस ट्राइंगल का तीसरा साइड। और उस ट्राइंगल का तीसरा साइड हमें ड्रॉ करना है पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, तो ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, बराबर है। मतलब अगर मान लो ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो होगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, राइट। और मैंने तुमको पिछली बार इसका यूज भी समझाया था, मैंने तुमको कुछ ऐसे समझाया था कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक यहाँ एक ऐसा एक्ट हो रहा है और एक ऐसे एक्ट हो रहा है, बराबर है। तो ये जो बॉक्स है वो किधर जाएगा, तो आंसर, अबे ऊपर वापस चल हुआ, आंसर ये है कि जिधर इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है, राइट। ये पी बार है और ये क्यू बार है, ये ऊपर नीचे करोगे ना तो रिजल्ट भी ऊपर नीचे ही होगा, लॉजिकल बातें करो। सो ये पी बार वेक्टर है और ये क्या है, क्यू बार वेक्टर है, तो बॉक्स उधर जाएगा जिधर इन दोनों का रिजल्टेंट है, राइट। सो अब वो रिजल्टेंट ढूंढना पड़ेगा। अब वो रिजल्टेंट ढूंढने के लिए हमें कौन मदद करेगा, ट्राइंगल लॉ। बट ट्राइंगल लॉ कब लगता है, जब दो वेक्टर कैसे हो, ऑर्डर में हो, मतलब पहला जहां पे खत्म होता है दूसरा वहां से। तो फिर आपको पता है कि क्यू बार वहां से तो शुरू नहीं हो रहा है जहां से शुरू होना चाहिए उसको, तो हम लोग क्यू बार को शिफ्ट कर देंगे, याद आया कल का प्रोसेसर। तो क्यू बार को शिफ्ट करेंगे उससे पैरेलल, तो क्यू बार से पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करो, यहाँ पे कर लिया, क्यू बार से पैरेलल और क्यू बार से इक्वल। तो अब बताओ ये मान लो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, मुझे पैरेलल नहीं लग रहा है बट एज्यूम कर लो, तो मैंने क्यू बार को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कर लिया अभी। तो अभी इस वाले क्यू बार को इग्नोर मार दो इसको। तो अब मुझे बताओ मेरे पास कितने वेक्टर आए, दो वेक्टर आए, एक आया पी बार और दूसरा आया, तो अब पी टू क्यू ज्वाइन कर दो, बट पी के कहां से ज्वाइन करेंगे, टेल से, और क्यू के ये होगा आपका इन दोनों का डायरेक्शन, तो ये होगा पी बार प्लस क्यू बार। तो तुम्हारा बॉक्स कहाँ जाएगा, तो तुम्हारा बॉक्स इधर जाएगा, इस ग्रीन कलर के डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है क्या। बट वो तभी पता चलेगा आपको जब आप लोग इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल पाओगे, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, ट्राइंगल लॉ, बराबर है। तो अब मुझे बताओ अब तक मैंने जो सिखाया है उससे आपको खाली रिजल्टेंट दिखाना आता है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिखाना आता है, बेसिकली उसको मतलब बेसिकली उसको डायरेक्शन ऐसा ड्रॉ करना आता है आपको फाइंड आउट करना नहीं आता। मतलब मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम नहीं बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता
तो तुम लोग इधर क्या लगाते, पाइथागोरस थ्योरम। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं है। तो अब तो तुम लोग ए टू बी फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए तुमको अभी मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं कि रिजल्टेंट तो मिल गया, चलो रिजल्टेंट पता चल गया, बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रिजल्टेंट पता तो चल गया, बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मींस, तो चलो अब वो समझाने जाता हूं आपको, इधर आन दो अभी यहाँ पे। तो उसके लिए मान लो ये मेरा एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी बार। बेसिकली एक काम करता हूं, लुको एकदम प्रोसेस से जाते हैं। मान लो ये वेक्टर है ए बार और ये वेक्टर है बी बार, और ये ऑफकोर्स दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब मुझे क्या चाहिए? तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, राइट? फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बार एंड बी बार। तो आपको वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब टोटल, उस टोटल का आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, राइट? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें लगाना तो ट्रायंगल लॉ है, बट ट्रायंगल लॉ जो है वो प्रेजेंटली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है या जहां पे एक का टेल सॉरी हेड है, वहां पे दूसरे का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों के टेल ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि ए बी यही से शुरू हुआ है, तुम्हें एरो देख रहे हो, तो ए बी यही से शुरू हुआ है और बी भी यही से शुरू हुआ है। तो अब दोनों के टेल मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रायंगल लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको प्रोसेस याद होगी, आपको क्या करना है? बी बार को खुद से पैरेलली शिफ्ट करना है, बट कहां? तो ए बार के हेड पे, ए बार के हेड पे, राइट? तो चलो इसको पैरेलल, इससे पैरेलल ड्रॉ करो। तो इससे पैरेलल ये देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। दोनों का इसको बस शिफ्ट करना है। हाँ, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना इसका लेंथ है, उतना ही लेंथ इसका होना चाहिए। तो दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? तो अब मुझे बताओ, ये देखो इसका और इसका लेंथ सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है? तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, तो दोनों वेक्टर भी सेम होते हैं। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? बोलो बी बार, नया बी बार। समझे कि नहीं? अब मुझे बताओ, हमारा ट्राइंगल लॉ का एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड आ चुकी है। तो ट्राइंगल की पहली साइड हुई ये ए वाली, है ना? ट्राइंगल की दूसरी साइड हुई ये बी बार वेक्टर वाली, बराबर है कि नहीं? अब मुझे पता है कि ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो इन दोनों का क्या देगी? रिजल्टेंट। तो ट्राइंगल की तीसरी साइड कौन है बताओ? तो ट्राइंगल की तीसरी साइड हमें ड्रॉ करनी है पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ऐसा हेड टेल हेड बार बार नहीं लिखूंगा, बट ठीक है। सो ये देखो, इसको ज्वाइन करूंगा मैं। ठीक है। सो ये जो आया है, ये बेसिकली आपका आया है ए बार प्लस बी बार, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट बोलेंगे, राइट? तो ये है इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल ये है। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे इस रिजल्टेंट का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, अब मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना इधर। सो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या किया? सपोज, सो लेट्स से, कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो तुम्हारा ए बार है, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस समझता है क्या? प्रोड्यूस का मतलब ये हुआ कि उसकी लेंथ नहीं बढ़ाई, बस उसकी डायरेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड किया है। किसको एक्सटेंड किया है? डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड किया है? ए बार को। दोबारा ए बार की वैल्यू बढ़ाई है कि ए बार की डायरेक्शन को एक्सटेंड किया? अब एक काम करो, यहाँ पे एक पॉइंट, एक काम करो और एक दो पॉइंट इधर कंसिडर करो। सपोज इसको, इस पॉइंट को हमने बोल दिया O, इसको बोल दिया P और इसको बोल दिया Q, राइट? तो अब मुझे बताओ O to P डायरेक्शन है कि नहीं है? तो O to P एक वेक्टर है और उस वेक्टर से प्यार से उस वेक्टर का नाम क्या रखा है हमने? ए बार। तो वेक्टर का नाम एक तो OP रखो या फिर क्या रखो? ए बार रखो, राइट? बट इजी वाला ए बार है, राइट? अच्छा, फिर दूसरा वेक्टर कहां से कहां तक है? P से Q तक। तो वो भी एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो बोलो पी क्यू का प्यार से नाम क्या रखा है? बी बार।
और ये ओपी और पी क्यू का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कौन है बोलो, ओ क्यू। कौन है, ओ क्यू। तो ओ क्यू जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब ओपी बार प्लस ओपी प्लस पी क्यू, इन दोनों का टोटल कौन है बोलो, ओ क्यू। अच्छा, ओपी का मतलब ए बार, पी क्यू का मतलब बी बार, और ओ क्यू का मतलब क्या, आर बार। तो ये आया तुम्हारा रिजल्टेंट, राइट, क्लियर है, वो तो हमें वही से पता था, बस मैंने नेमिंग अच्छे से कर ली। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तो मुझे बताओ, ठीक से सुन के बोलना, ये इतना बताओ कि ये टोटल एंगल कितना था बोलो, ये टोटल थीटा। अरे ये कौन ए बार था और ये कौन था, बी बार, पुराना वाला बी बार, शिफ्ट करने के पहले वाला बी बार। तो आप बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना था बोलो, थीटा। तो थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ, कैसे, दो तरीके से बोल सकता हूं, देखो एक लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है ना, ज्योमेट्री से भी बोल सकता हूं और लॉजिक से भी बता सकता हूं। तो मुझे बताओ ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है मान लो, और ये उनको दोनों को कट करने वाला लाइन है, तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अभी ये एंगल थीटा है इधर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। क्या दिक्कत है तुमको, अरे आया ना, कि बाउंसर है, ओके। सो फिर आगे सुन लो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू के यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, क्यू के यहां से इधर एक क्या ड्रॉ कर रहा हूं बोलो, परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का नाम रखा डी। सो अब मुझे बताओ ये क्यूडी जो है इस एक्सटेंडेड ओपी को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो क्यूडी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्सटेंडेड व्हाट, ओपी, एक्सटेंडेड ओपी, ओपी को एक्सटेंड करोगे और उसके ऊपर क्यूडी क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है कि बाउंसर है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू डी पी को देखो, किस ट्राइंगल को देखो, क्यू डी पी, ये छोटू सा ट्राइंगल देख रहे हो। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा लगाता हूं, क्या लगाता हूं, कॉस थीटा, और साइन थीटा लगाता हूं, तो मुझे क्या क्या आएगा, देखो कॉस थीटा लगाया तो क्या आएगा, साइन थीटा लगाया तो क्या आएगा। तुम बोलोगे बट क्यों लगा रहे हो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो अगर जिसको थोड़ा सा नॉलेज है तो उसको पता है कॉस थीटा लगाने से थीटा, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा की एडजेसेंट साइड आएगी, थीटा की एडजेसेंट साइड पीडी है, और साइन लगाने से थीटा की ऑपोजिट साइड आएगी, कौन है वो, क्यूडी है, तो आपको क्यूडी आ जाएगी। और इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो, हाइपोटेनस मतलब 90 के ऑपोजिट, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, पी क्यू हमें ऑलरेडी, तुम बोलोगे क्या पता है हमें पी क्यू, अरे पी टू क्यू कौन वेक्टर है, बी बार। बट अगर मैं तुमको पी क्यू की वैल्यू पूछूं, जस्ट पी क्यू पूछूं, तो आप क्या बताओगे मुझे, बी, क्योंकि वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू तो वेक्टर होता है, बाहर नहीं लिखा तो उसका क्या आया, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं तुम्हें ओपी की वैल्यू पूछूं तो जल्दी बोलो, ए, और अगर मैंने तुम्हें ओ क्यू की वैल्यू पूछू तो आर, क्योंकि ओ क्यू, देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बाहर दिया तो वेक्टर होता है और बाहर हटाया तो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, समझा कि नहीं। अब दोबारा यहां पे आ जाओ, तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या लगाना है बोलो, कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन, तो थीटा का एडजेसेंट कौन है जल्दी बोलो, पीडी, हाइपोटेनस कौन है बोलो, पी क्यू, क्लियर है कि नहीं। तुम में से कोई बोलेगा पी क्यू बार क्यों नहीं लिख रहे हो आप, अरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो तो आप साइड्स की लेंथ लेते हो, क्या लेते हो, साइड की लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हो, वेक्टर नहीं लेते हो। तो दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा मैग्नीट्यूड लेना, बोलो पीडी को वैसे रखो थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ पी क्यू जो है, पी क्यू बोलो, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू वेक्टर कौन है वो, बी, तो मुझे पी क्यू चाहिए कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी बार लिखू कि बी लिखू, बी, राइट, समझा कि नहीं। अब आगे सुनना, ये बी इधर डिवाइड इधर गया तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पीडी, राइट, क्लियर है कि नहीं। तो एक बार मैं तुमसे ना एक शॉर्टकट चाहता हूं, इसके बाद जब भी मुझे एडजेसेंट साइड निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो मैं बस कॉस थीटा लिखूंगा
और उसके साथ हाइपोटेनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा? तुम देखो ना इधर क्या आया है, बी। बी कौन था तुम्हारा? हाइपोटेनस। अरे है नहीं, और बाजू में कौन आया? कॉस। और इससे तुम्हें क्या मिल गया? एडजेसेंट साइड। समझा? तो मुझे इतना प्रोसेस करने मत बोलना, क्योंकि पूरा फिजिक्स पढ़ाना है, 2-4 साल लग जाएंगे। तो इसके बाद याद रखना, एडजेसेंट साइड निकालनी है तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, हाइपोटेनस इंटू, और ऑपोजिट साइड निकालनी है तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। एक बार एक काम करते, पहले डायरेक्टली निकालते और बाद में चेक करते हमने सही किया कि नहीं। बोलो, ऑपोजिट साइड निकालनी है ना, तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन है? बोलो, क्यूडी। तो क्यूडी क्या आएगा? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। चलो चेक करते हैं सही है कि नहीं है। वापस से सेम ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दो। सेम ट्राइंगल में क्या लगा दो? साइन थीटा। बताओ साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कौन है? बोलो, क्यू डी। और हाइपोटेनस कौन है? बोलो, पी क्यू। अच्छा, क्यू डी को वैसे रखो, पी क्यू का मतलब बी होता है, और ये साइन थीटा, तो बी इस तरफ आएगा, तो क्या आया? बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू डी। बोलो गलत किया था मैंने, राइट? तो याद रखना, हाइपोटेनस इंटू कॉस मतलब एडजेसेंट, और हाइपोटेनस इंटू साइन मतलब ऑपोजिट। समझा? इससे क्या होगा, हम लोग इस प्रोसेस से बच जाएंगे, फटाफट कैलकुलेशन होंगे। और तुम्हें भी एग्जाम में 180 क्वेश्चन है नीट में, तो टाइम भी तो उतना ही है, तो जल्दी करना है ना, इतना सब कौन करते बैठेगा, फटाफट आंसर आनी चाहिए। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, मैंने कौन सी वैल्यू निकाल ली है, मतलब पीडी की वैल्यू निकाल ली है। कितना है पीडी, जरा मेरे पास बताओ, पीडी पी टू डी कितना है मुझे? पीडी 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 बी कॉस थीटा। और क्यूडी कितना आया बताओ? डी बी साइन थीटा। ठीक है, अब दोबारा से ये जो ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल, कौन सा छोटा सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल, यही क्यू डी पी। ये क्यू डी पी जो ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है कि नहीं लग सकता है? क्यू डी पी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो क्या होगा बोलो? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या बोलता है? साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? बोलो, पी क्यू। पी क्यू इज योर हाइपोटेनस। साइड 1 कौन है तुम्हारा? पी डी। और साइड 2 कौन है तुम्हारा? क्यू डी। बिल्कुल। पी क्यू का मतलब आर होता है कि नहीं होता है ना? पी नहीं 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 सॉरी, बी होता है। पी क्यू का मतलब कितना होता है? बी होता है कि नहीं? अरे पी क्यू बी है ना? ओके। पीडी, पीडी कितना है बोलो? बी कॉस थीटा। और क्यूडी कितना है? बी साइन थीटा। एक मिनट, हाँ। सो अगर हमारा बी साइन थीटा कॉस करो, ठीक है, एक मिनट रुको, इसको यूज मत करो, इसको यूज मत करो, आप लोग यूज करो ट्राइंगल 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 ओ, नहीं ठीक है, ट्राइंगल क्यू डी ओ को यूज करो। किस ट्राइंगल को यूज करो? देखो जरा, नजर मत लगाओ उसको, देखो, बोलो कहाँ है क्यू डी ओ? ये क्यू, ये है डी, और ये है ओ। बोलो गलत है, ये बड़ा ट्राइंगल है, बट होने दो ना, बट है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही ना, क्योंकि क्यू डी ओ, क्यू डी में ओ, इधर में क्या एंगल बन रहा है? 90। हाँ, तो इसको यूज करो। बोलो क्या आएगा? बोलो हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्यू डी ओ का हाइपोटेनस कौन है? क्यू डी ओ का हाइपोटेनस कौन है? क्यू ओ, जो 90 के ऑपोजिट है ना, तो क्यू ओ, राइट, या ओ क्यू, वट एवर यू वांट टू से। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो साइड 1 हुआ ओडी, साइड 1 हुआ ओडी, और साइड 2 कौन हुआ? क्यूडी। अब तो सही है। अब मुझे बताओ ओ टू क्यू, ओ टू क्यू क्या होता है? आर। तो इधर आएगा आर का, आर आर लू कि आर बार लू? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे कि वेक्टर ले रहे? मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग डिस्टेंसेस ले रहे हैं ना, डिस्टेंसेस हमेशा मैग्नीट्यूड होते हैं। अच्छा आगे बोलो, ओडी, ओडी कितना है बोलो? ओ डी। तो ओडी को मैं क्या लिख सकता हूं? ओ, देखो इधर देखो, हाँ सब लोग बोलो ओडी ना, तो ओडी मेरा क्या होगा? ओ टू पी, ओ टू पी प्लस पी टू डी, होगा कि नहीं होगा? बट ओ टू पी तो ए रहेगा, ओ टू पी क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। और पी टू डी क्या रहेगा? बी कॉस थीटा। तो चलो इधर लिख दो, क्या आएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, और उसका कितना आएगा? स्क्वायर। और आगे कौन है बोलो? क्यू डी। तो क्यू डी तो हमने बहुत पहले से निकाल लिया, बोलो कितना है? बी साइन थीटा का स्क्वायर, राइट।
अब हो गया, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इधर ब्रैकेट का क्या है, ब्रैकेट का क्या है, इधर ब्रैकेट का होल का बीच में क्या है बोलो, प्लस है। तो फिर इधर लगेगा, इसको मान लो ए और इसको एज्यूम कर लो बी, तो यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। याद करो क्या था वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी का क्या स्क्वायर, बोलो नहीं समझा, राइट। ऐसे भी बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी बोलना है तुमको। तो बोलो, वापस बोलो, ये क्या है ए और ये पूरा कौन है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी मतलब बी कॉस थीटा, और आगे पहले से कौन है बोलो, बी साइन थीटा का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है, ये ए स्क्वायर, और ये कौन है 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ये कौन है, बी कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो फिर ये दोनों का, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो बी का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, प्लस इधर क्या है बी साइन थीटा का स्क्वायर, अगेन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे आता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, इधर भी बी स्क्वायर, इधर भी क्या है बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या निकलेगा कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो आगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आगे क्या है बी स्क्वायर, सबको पता है 9 स्टैंडर्ड से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, 3 ही तो है, तो उसमें से ये पहली थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हुआ 1। तो मुझे बताओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ बी स्क्वायर, और ये कौन है बोलो 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बट ये आर स्क्वायर की वैल्यू है कि आर की वैल्यू है, बट मेरा जो रिजल्टेंट है वो खाली क्या है O2Q आर बार है, और आर बार का मैग्नीट्यूड कितना होता है आर, तो मुझे जस्ट आर चाहिए, और मुझे क्या आ चुका है आर का स्क्वायर, तो चलो उसका रूट निकालो। तो इसका रूट निकाला, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आर, और इसका रूट लग जाएगा, क्या आएगा इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मत बोलना कि सर इसका रूट कैसे नहीं कैंसिल हुआ, स्क्वायर और रूट क्यों नहीं कैंसिल हुआ, बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो इसीलिए ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है वो कैंसिल होता नहीं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों तरफ का रूट लिया, तो लेफ्ट का स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, बट राइट का रूट स्क्वायर रूट कैंसिल होने वाला नहीं, वो एज इट इज रहेगा। अरे समझा कि नहीं समझा, तो क्या आया फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें दिमाग में नहीं गया क्या, क्या फॉर्मूला आया है, इसमें से ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पहला वेक्टर ए ही था, ए बार था ना, तो ए बार का मैग्नीट्यूड कौन होता है ए, बी मतलब दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर बी बार था, अरे आया नहीं, और आगे चल के एक्स्ट्रा क्या है थीटा, थीटा ए बार और बी बार के बीच का क्या था एंगल था, और मुझे ये सबको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आर, तो आर उन दोनों का कौन था रिजल्टेंट था, तो मैंने रिजल्टेंट का क्या निकाला है अभी मैग्नीट्यूड, क्या निकाला है, क्या निकालना बाकी है डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए था, देखो मैग्नीट्यूड हो गया है, और क्या निकालना बाकी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के ऊपर आता हूं मैं, बट उसके पहले मैग्नीट्यूड का यूज देख लो। मैग्नीट्यूड का यूज ये है, तो इधर आंदो अब यहाँ पे, मैग्नीट्यूड का यूज ये है कि लेट्स से एक वेक्टर है जो 10 मीटर है, एक वेक्टर है जो कितना है 10 मीटर, और ये दूसरा वेक्टर है जो 5 मीटर है, ठीक है राइट, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, लेट्स से ये एंगल आपने ले लिया मान लो 30 डिग्री ले लिया, कितना लिया 30 डिग्री, ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड द रिजल्टेंट, एक मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, मुझे 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या चाहिए बोलो मैग्नीट्यूड, तुम्हारे लिए और इजी कर देता हूं, रुको एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं मान लो 2 मीटर और इसको ले लेते हैं मान लो 1 मीटर, ओके, मोर इजी फॉर यू, सो दैट आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाए, राइट। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, फाइंड
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा वो रिजल्टेंट कैसा है, क्या है, राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, या एक का जहां पे हेड है, दूसरे का वहां पे क्या है, टेल है, मतलब दूसरा वहां से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ट्रायंगल लॉ। तो अगर ट्रायंगल लॉ लग जाएगा तो अब मुझे बताओ ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट। अब हमें उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फिर खत्म करो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, अंडर रूट ऑफ, क्या होता है अंडर रूट ऑफ, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस। आपको ऐसा याद रहना चाहिए, आप हमेशा ए और बी में नहीं भोगने चाहिए। तो बोलो क्या था फॉर्मूला, दोबारा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। नाउ ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज ए, ए वाज फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट वाज बी, अगर मेरी डायग्राम, अच्छा डायग्राम मेरी अगर याद होगी तो यहाँ पे मैंने इसको ए बार बोला था और इसको क्या बोला था, पहले बी बार इधर होता था शिफ्ट करने के पहले, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता था, थीटा। ठीक है, अब दोबारा बात करते हैं, बोलो। सो हमें पता है कि ए जो है वो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है, राइट। सो अभी फॉर्मूला क्या है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के भी मैग्नीट्यूड का, फिर 2 टाइम्स द पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड, एंड देन कॉस और थीटा, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। तो आप ऐसे याद रखो, ए और बी में याद मत रखो, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे याद रखो। तो बोलो क्या फॉर्मूला है, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 2, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अच्छा 2 अगेन 1, और इधर थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल है ना। तो एंगल में ना चेंज कर रहा हूँ, 60 लेता हूँ, कितना ले रहा हूँ, 60, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक, यहां तक ले रहे। अब मुझे बताओ ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, अच्छा 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 1 जा 4, और आगे कौन है कॉस 60, कॉस 60 सबको पता है कितना है 1/2, कॉस 60 इज 1/2, राइट। सो 2 2 का कितना हो जाएगा बोलो 4। तो अब मुझे बताओ ये आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4 + 1, 4 + 1 प्लस ये 2 और ये कितना 1 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 1 जा 2 कितना है √7, रूट नहीं समझा, तो मैग्नीट्यूड कितना है बोलो √7। ठीक, तो इस तरीके से आपने 2 मीटर का जो वेक्टर था, मतलब जो पहला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर था और दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 1 मीटर, राइट, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। आपने इस तरीके से दोनों वेक्टर का क्या निकाल दिया बोलो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आपका वो फॉर्मूला काम करता है। बट अब हमने खाली रिजल्टेंट का खाली मैग्नीट्यूड निकाला है, अब तक हमने उसका क्या नहीं निकाला है, डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सब लोग ध्यान देना अभी यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो उसी डायग्राम में मुझे करना चाहिए, बट वहां पे जगह नहीं इसलिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो एवरीवन जस्ट पे अटेंशन हियर। सो ये तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर था ए बार, अच्छा ये तुम्हारा शिफ्ट करने के बाद कौन था बोलो बी बार, और ये दोनों का क्या आया था, रिजल्टेंट आया था, ऑफकोर्स रिजल्टेंट, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर ये जो एंगल था ये एंगल था थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो अब मुझे बताओ ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट ने ए बार के साथ कितना एंगल बनाया वो हमें नहीं पता। तुम में से कोई बोलेगा सर आपने इधर थीटा लिखा था, तो मैं बोलूंगा आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, पहले इधर वेक्टर बी बार था, वही पहले वेक्टर कौन था, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता था, थीटा होता था, टोटल एंगल थीटा होता था, समझा क्या। अच्छा मैं तुम्हें टोटल एंगल नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए बार के साथ कितना एंगल बनाया, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए बार, दैट एंगल वी डोंट नो, व्हाट वी नो इज कि वो एंगल थीटा से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो लेट्स जस्ट एज्यूम कि वो एंगल कितना है अल्फा है, ठीक, एज्यूम कर लिया। एंड इधर आन दो, ये तुम्हारा रिजल्टेंट का हेड ये रिजल्टेंट का हेड है और ये तुम्हारा वेक्टर बी बार का हेड है,
तो दोनों के हेड इधर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया बीटा। सो यहाँ पे एंगल कितना एज्यूम किया, अल्फा, यहाँ पे एज्यूम कितना किया, बीटा। और अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योमेट्री सीख के रखा है तो आपको याद होगा ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं ये, और ये होता है एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होता है, सो ये एक्सटीरियर ही है और ये दोनों रिमोट, और हमें पता है रिमोट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर से इक्वल होता है। तो अब मुझे बताओ ये जो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा। ये बस नॉलेज पर्पस के लिए लिख दिया मैंने, आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे जो है ये अल्फा निकालना है, आई वॉन्ट दिस अल्फा, ऑल्सो आई वॉन्ट दिस बीटा। क्यों चाहिए तुम्हें नहीं पता, बस तुम निकाल लो। बट तुमको अगर कंस्ट्रक्शन याद होगा इस डायग्राम का, तो आपको याद होगा, तो मैंने इसको शायद O बोला था, इसको शायद P बोला था, इसको शायद Q बोला था, और यहां से क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर। और अगर मुझे तुमको याद हो तो थीटा का ये एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूस B है तो ये आएगा B कॉस थीटा, और ये थीटा का कौन सा साइड है, ये वाला पिंक वाला, ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूस आपका B है तो क्या आएगा, साइन थीटा, B साइन थीटा। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं, क्लियर कर लिया था ऐसा, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अगली बार से डायरेक्टली याद रखेंगे। तो अब मुझे बता दो यहाँ पे, ठीक से सुनना, मैंने क्या बोला, मुझे क्या निकालना, अल्फा निकालना है, राइट, ओके। तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल QDO। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, QDO। क्यों, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सो ये है Q, ये है D, और ये है तुम्हारा O, गॉट इट। सो अब मैं इस ट्राइंगल में लगा रहा हूं tan अल्फा। इस ट्राइंगल में क्या लगा रहा हूं, पहला अल्फा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्फा एंगल निकालना है। और tan अल्फा क्यों ले रहा हूं मैं, tan क्यों ले रहा हूं, वाई नॉट साइन, वाई नॉट कॉस, राइट। tan इसलिए क्योंकि tan में ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आती है, हाइपोटेन्यूस नहीं आती। और इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस R है, कौन है, R हमें गिवन होता, निकालना होता है। तो जो ऑलरेडी अननोन है उसको लेके क्या फायदा, सो हमें अल्फा ऑलरेडी अननोन है, अल्फा ऑलरेडी, तो अननोन के फॉर्मूला में अननोन आएगा तो कैसे सॉल्व होगा, सो अननोन के फॉर्मूला में सारी क्वांटिटी कौन आनी चाहिए, नोन आनी चाहिए। सो इसलिए हम लोग किसको अवॉइड करेंगे, हाइपोटेन्यूस को, बिकॉज हाइपोटेन्यूस रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट तो निकालना पड़ता है, समझा। सो इसलिए उसको अवॉइड करो। तो अगर हाइपोटेन्यूस अवॉइड करना है तो बची कौन सी साइड, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो बस ले लो tan और cot दोनों में से कोई एक यूज करो, इजीएस्ट इज tan। तो बोलो tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट अपॉन, हाइपोटेन्यूस कौन भोग रहा है, ऑपोजिट अपॉन। सो बोलो ना, अल्फा का ऑपोजिट कौन है, बोलो QD, कौन है, QD, अरे आया ना। और एडजेसेंट कौन है, अल्फा का एडजेसेंट। तुमको चाहिए तो मैं ट्राइंगल साइड में ड्रॉ करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, बट ये बकवास सी चीज है, छोटे बच्चों ऐसा करना पड़ रहा है अभी। तो ये QD और ये O, राइट। सो तुम्हारा, और ये तुम्हारा अल्फा है, क्लियर है कि नहीं, ओके। सो और यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा P है, राइट। सो बोलो अल्फा का ऑपोजिट कौन हुआ, QD, अरे आया नहीं। और एडजेसेंट कौन हुआ, OD, OD इज योर एडजेसेंट। सो टेल मी QD वी ऑलरेडी हैव, QD कितना है बोलो हमारे पास, B sin थीटा। सो लेट्स राइट B sin थीटा। एंड OD ना, तो OD मतलब O2D, तो O2D कितना रहेगा, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा, शाबाश। सो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, राइट। अब हम लोग यहां से अल्फा निकाल लेंगे, मतलब tan अल्फा आ जाएगा तो अल्फा भी आ जाएगा। तुम बोलोगे कैसे आ जाएगा सर, मान लो तुम्हारा tan अल्फा 1 आएगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री जब और डीप में सीखोगे तो तुमसे हो जाएगा ये। मान लो tan अल्फा कितना आया, 1, इसको सॉल्व करके 1 आया। तो हमें याद आना चाहिए कि tan के फॉर्मूला में 1 कब आता है, तो tan के फॉर्मूला में आता है tan 45 डिग्री। कितना डिग्री, यू कैन राइट tan 45 इन द प्लेस ऑफ 1, है ना, 1 tan 45 होता है। सो tan tan कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। तो दिस इज हाउ यू गेट अल्फा। तो अगर आपके पास अल्फा आया और थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, तो आपको कौन मिल जाएगा, बोलो बीटा। कौन मिल जाएगा, नहीं समझा,
बट अब तुम में से कोई बोलेगा कि सर अल्फा निकाला ही क्यों, वाई वाज अल्फा नीडेड? तो अल्फा इसलिए निकाला क्योंकि अल्फा इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अल्फा इज द रिजल्टेंट। तो आप मुझे बताओ, जनरली हम लोग आपको एक बात तो समझी होगी, जो पहला क्वेश्चन आज हमने किया होगा इधर, जब मुझे डायरेक्शन बोलनी थी तो मुझे पहले मुझे क्या बोलना पड़ा, एंगल। तो एंगल डायरेक्शन हमेशा इन टर्म्स ऑफ एंगल बताया जाता है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे भी अगर मुझे आर का अगर डायरेक्शन बताना है तो मुझे आर का डायरेक्शन उसकी एंगल के फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो आर ने ए बार के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा। आर ने ए बार के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा। तो अल्फा निकाल लिया, मतलब आर बार की क्या निकाल ली, डायरेक्शन। तो ये जो अल्फा जो है, अल्फा है एंगल, बोलो, मेड बाय आर बार विथ ए बार। तो आर बार ने ए बार के साथ कितना क्या बनाया, बोलो, एंगल। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। और ये अल्फा ही आपका डायरेक्शन है, क्या ये बोलो, डायरेक्शन ऑफ आर बार। तो एग्जाम में जब भी डायरेक्शन ऑफ आर बार निकालने बोलेंगे तो आप क्या लिखो, क्या निकालो बोलोगे, अल्फा निकालोगे। और अल्फा निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, अल्फा निकालने के लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या आया है ऊपर, बी। बी मतलब दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी और ए ऐसा याद नहीं रखने का, ऐसे याद रखने का, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, क्योंकि एग्जाम में ए और बी थोड़ी तो ना नेमिंग करेंगे। एग्जाम में सपोज पी और क्यू नेमिंग करा तो, या फिर ई और एफ नेमिंग करा तो, समझा कि नहीं? तो ए और बी में रट्टा मत मारो, फर्स्ट और सेकेंड ऐसे रट्टा मारो। तो बोलो सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का, और इनटू, और नीचे फर्स्ट वेक्टर का प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो मैं पैटर्न तुम्हें दिखा दूं, देखो सेकेंड वेक्टर के साथ ही एक बार साइन थीटा आता है, और सेकेंड वेक्टर के साथ ही एक बार, और फर्स्ट वेक्टर तो बस नीचे क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है? तो अगर पिछला क्वेश्चन जो हमने लिया था, अगर इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्शन भी निकालने बोल दूं, क्या निकालने बोलूं, तो बताओ तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो बोलो tan अल्फा क्या है, दूसरे वेक्टर के साथ कौन, बोलो साइन थीटा, प्लस दूसरे वेक्टर के साथ कौन, बोलो कॉस थीटा, और इधर तो खाली ए आएगा। फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे, पैटर्न तो रट्टा मारना पड़ेगा। अब बी, बी मतलब दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, 1 है कि नहीं? तो लिखो 1, साथ में कौन, साइन, और थीटा के जगह पे कौन, 60। फिर ए, ए मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर कौन था, 2, तो लिख दिया 2, प्लस इधर कौन है, बी, बी मतलब 1, और साथ में कौन है, कॉस, और थीटा, थीटा मतलब 60। अरे नहीं समझा, बाउंसर गया। किसकी वैल्यू पुटअप करी इसमें, बोलो किसकी वैल्यू पुटअप करी है इसमें, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का, और दो वेक्टर के बीच का क्या पुट किया है, एंगल। क्या ना समझने वाला है इसमें, इजी तो है सब कुछ। तो बोलो साइन 60 होता है कितना है, √3/2, और नीचे ये 2 ऐसे रहेगा, 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है, कुछ फर्क पड़ता है? आगे कौन है, cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2। अब इसके आगे तो मैथ्स है, इसके आगे कहाँ फिजिक्स बचा, फिजिक्स तो यही तक था फॉर्मूला यूज करने तक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये √3/2 वैसे रखो। अच्छा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और एलसीएम निकाल दो। बोलो 2 × 2 4, प्लस 1 × 1 1, और नीचे 2 1 2, तो नीचे 2 आया। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर भी 2 है, तो आगे कौन आया, बोलो √3, और 4 + 1 कितना आया, 5। 4 + 1 कितना आया, 5। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। सो लेट्स से अब हमारा tan अल्फा क्या आया है, सो वी फाउंड दैट tan अल्फा इज √3/5। अब आपको tan का टेबल याद है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। इनमें से ये कुछ भी वैल्यू आई क्या, नहीं आई। मतलब हमें ये किस एंगल के लिए आता है वो पता। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में tan को राइट में भेजते हैं। tan को कहां भेजते हैं, और एक चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, तो tan जब राइट में जाता है तो tan का इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके नॉर्मल फंक्शन जैसे नहीं है,
कि tan इधर मल्टीप्लाइड है और उधर जाके डिवाइड हुआ, ऐसा होता नहीं है। आपको बस याद रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो tan उधर गया तो tan का इनवर्स, इनवर्स कैसे लिखते हैं, -1 देके, क्या देखे, और आगे कौन आया बोलो, √3/5, ये हो गया आपकी अल्फा की वैल्यू, और ये हो गया आपका डायरेक्शन, राइट। तो वो हो गया आपका वेक्टर आर बार का डायरेक्शन, और ये हो गया वेक्टर आर बार का क्या, मैग्नीट्यूड। So this is how you find the magnitude and direction. Now tell me, out of all the concept, what you need is the formulas, two formulas. एक तो आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और दूसरा डायरेक्शन का फॉर्मूला, राइट। और थोड़ा लॉजिक, मतलब जो हमने सॉल्व किया था उसके बारे में लॉजिक, राइट। तो अगर मैं सपोज एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, राइट, ठीक है। सो आपको मैं अगर ऐसा क्वेश्चन देता हूं, मैं अभी इस बार ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइंड रिजल्टेंट ऑफ पी बार का मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर, क्यू बार का मैग्नीट्यूड इज 15 मीटर, या अगेन 10 मीटर, एंड एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार is 90 डिग्री। क्यू बार और पी बार के बीच का एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है। जनरली हमें चेक करना पड़ता है ट्राइंगल लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सपोज मैंने आपको दे दिया कि ट्राइंगल लॉ क्या हो रहा है बोलो, अप्लाई हो रहा है, ठीक। सो अब मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब आप लोग वापस चालू हो जाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे मैंने वेक्टर के नाम ए और बी दिए, क्या दिए मैंने, पी और क्यू। यही तो मैं बोल रहा था कि तुम लोग किसी एक में याद मत रखो, राइट। तो बोलो क्या फॉर्मूला था, पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे का भी, तो पहला इधर P है, दूसरा इधर Q है, प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा, और थीटा दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल। तो अगर मैं फटाफट करूं तो P मतलब 10, Q मतलब 10, ओके, प्लस 2P अगेन 10, Q अगेन 10, गॉट इट। और ये आगे कौन है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 मैंने दिया हुआ है तुम्हें एंगल। तो सबको पता होना चाहिए cos 90 कितना होता है, 0, 1 नहीं होता बे गधो, cos 90 0 होता है। सो बोलो आगे क्या आएगा बोलो, ये 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर अगेन 100, और ये 2 इंटू 10 और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 100 प्लस 100 बोलो, और ये प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0, तो 0 मल्टीप्लाई देंगे 0, बराबर है। 100 प्लस 100 क्या आएगा, 200, और 200 को हम लोग क्या लिख सकते, 2 इंटू 100, क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो 2 रूट में वैसे रहेगा क्योंकि उसका रूट नहीं निकलता, और 100 का रूट कितना है 10, तो अच्छा √2 आपको रट्टा मारना चाहिए 1.414, राइट। आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 15 या 20 तक नंबर तक आपको रूट याद होनी चाहिए, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो कम से कम 10 तक तो रूट याद होनी चाहिए। सो इंटू कितना है बोलो 10, तो 1.414 इंटू 10 होगा, तो ये क्या आएगा 14.4 यूनिट्स। तो ये क्या आया आपका, ये आया आपका रिजल्टेंट, बोलो नहीं समझा। अब आपको क्या चाहिए बोलो, डायरेक्शन चाहिए, राइट। सो डायरेक्शन चाहिए तो इधर आन दो, डायरेक्शन कौन देता है तुमको, tan अल्फा, राइट। तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए, दूसरे वेक्टर के पास साथ एक बार साइन और एक बार कॉस। तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर क्यू है मान लो, तो क्यू के साथ एक बार क्या आएगा, साइन आएगा, और क्यू के साथ ही एक बार क्या आएगा, कॉस आएगा, नीचे कॉस आएगा, और पहले कौन लग जाएगा, इधर पी लग जाएगा, बराबर है। तो बोलो यहाँ पे क्यू साइन, अच्छा क्यू की वैल्यू तो हमारे पास है ना 10, तो 10 साइन कितना आएगा 90 अपॉन पी, पी अगेन कितना है 10, प्लस क्यू, क्यू भी पता है 10, और इंटू कॉस 90, राइट। तो 10 वैसे रहेगा, साइन 90 1 है, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक और 10 स्टैंडर्ड का टेबल याद है, तो साइन 90 कितना होता है 1, और नीचे भी 10 प्लस 10, और कॉस 90 कितना है 0, अभी किया था। तो बता ऊपर 10 इंटू 1 10, नीचे 10 प्लस 10 इंटू 0 0,
तो कितना आया 10/10, 10/10 कितना आया 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। तो तुम्हें पता है ये 45 आने वाला है, बताओ कैसे, बोलो जल्दी। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 tan में कब आता है tan 45, 1 tan में कब आता है tan, तो 1 के जगह पे tan 45 लिखा, गलत किया, तो tan tan क्या हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बचेगा, बस हो गया, आपका डायरेक्शन आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। अरे आया ना। तो इस तरीके से आप कोई भी दो वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बाउंसर गया, अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? ओके, सो अब आगे सुनना अभी आप। कौन सा वाला फॉर्मूला? यहाँ पे लगा सकते क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बाकी जगह पे नहीं लगा सकते। ओके, सो अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी अभी आपने ये पता किया है कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है, दोनों ऑर्डर में है, मतलब पहला जहां खत्म होता है दूसरा वहां से शुरू होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा रिजल्टेंट। अरे हाँ या नहीं? ठीक है। अच्छा, और ये जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आई, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आई पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कितना आएगा cos थीटा। आल्दो ए भी बोलना इजी है मेरे लिए, बट मैं नहीं बोलूंगा। और डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है दूसरे वेक्टर के साथ साइन और फिर दूसरे वेक्टर के साथ cos और पहला वेक्टर जस्ट ऐड होगा, दैट वाज द डायरेक्शन। एंड आई आल्सो नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है थीटा। अल्फा इज दिस एंगल, बीटा इज दिस एंगल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रिमेंबर। तो इतनी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए, राइट। सपोज प्रूफ भूल गए, दैट्स ओके, राइट। हाँ, कॉलेज के एग्जाम में इशू होगा, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं इशू होगा, बट इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, अब हमें सीखना है इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस, ध्यान देते रहना। तो इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केसेस है, तो उसमें आपको ध्यान देना भी। यहां पे पहला, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट, मान लो ये आपका वेक्टर ए बार है, क्या ये वेक्टर ए बार, एंड वहीं से आगे वेक्टर ये है तुम्हारा बी बार, ठीक है। तुम बोलोगे ये कैसे वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में है, तो मान लो एक पर्सन था, वो पॉइंट ओ से निकला और पी तक गया, तो ओ टू पी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसका मूड कुछ चेंज हो गया और पी से निकल के वो कहां पे गया, क्यू पे गया, तो अभी डिस्प्लेसमेंट उसका पी क्यू हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, ओ पी प्लस पी क्यू, मतलब बेसिकली ओ पी क्यू, राइट। तो ऐसे दो वेक्टर है और मुझे दोनों वेक्टर का क्या चाहिए, रिजल्टेंट, क्या चाहिए। तो आपको एक बात पता है क्या, रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला यही है, इसी कंसेप्ट से सब होने वाला है। तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, तो आप लोग ये नोटिस कर रहे हो कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा, हाँ, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। एंगल बनने के लिए उनकी डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, तो एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम होती है या डायरेक्शन पैरेलल होती है तो एंगल बनता। तो टेल मी एंगल बिटवीन टू वेक्टर जिसको थीटा बोलते हैं वो कितना रहेगा, 0। तो लगा दो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 90, सॉरी 90 नहीं, 0 माय बैड, 0, राइट। सो टेल मी क्या आएगा, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0, हाउ मच इज कॉस 0, 1। तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम में से जो स्टूडेंट जिसको फॉर्मूले सारे याद है वो तुरंत बोलेगा सर ये a प्लस बी का तो होल का स्क्वायर है ये, कि नहीं है ये, तो फिर अंदर रूट के अंदर क्या आएगा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर जो है होल का है, सेपरेट सेपरेट स्क्वायर है क्या, ये नहीं, होल का है। तो अगर होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर और होल का रूट क्या हो जाएगा, और खाली क्या बचेगा, a प्लस बी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई, मैग्नीट्यूड कितना आया, a प्लस बी। यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। देखो ना यहाँ पे डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या थी,
सेम। तो फाइनली आंसर क्या आया, a प्लस बी। मतलब अगर ये 10 मीटर होता था और ये 5 मीटर होता था तो लॉ लगाते बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो 10 प्लस 5, डायरेक्टली लिखो। तो वेक्टर डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो डायरेक्टली क्या होंगे, ऐड होंगे। मैं बोल रहा हूं कि वो रूल बोल रहा है, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, राइट। सो thus the vectors in same direction are directly added। उनको डायरेक्टली ऐड करो, उनको कोई रूल मत लगाते बैठने की जरूरत नहीं है, बट लगा नहीं तो ये फॉलो होगा, ऐसे फॉलो होगा, राइट। बट क्यों बार बार रिपीट करोगे, हमें पता चल गया सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो ऐड कर दो, राइट। अब आगे ध्यान देना भी, यहाँ पे दूसरा केस देख लो, सेकेंड केस। सेकेंड केस ये है कि सपोज एक पर्सन है जो ओ से निकला और पी तक गया, ओ से कहां तक गया, पी तक गया, राइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ O टू P, बट बाद में उसका मूड चेंज हो गया और वो P से रिटर्न आया और Q तक आ गया। P से कहां तक आया, Q तक। तो A टू P एंड देन P टू Q। अच्छा, P टू Q वाले वेक्टर को मैं बोल रहा हूं B बार, क्या बोल रहा हूं। अब ये मत बोलना सर P टू Q वो तो उल्टा है, बट आपने एरो तो राइट में दिया है। अरे भाई एरो का लेना देना उसकी डायरेक्शन से थोड़ी ना है, एरो तो इज जस्ट अ सिंबल टू शो कि वो क्या है, वेक्टर है। तो वापस पर्सन कहां से कहां गया, O2 और फिर बाद में कहां से कहां आया, P2Q आया, P2Q आया। व्हाट इट, नहीं समझा। अब मुझे बताओ ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, और डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो एंगल कितना बनेगा, 180। कितना बनता है कि नहीं पता, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो 180 बनेगा करके, नहीं पता तो बता देता हूं। मुझे बताओ दो वेक्टर है मेरे पास, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के हेड मीट कर रहे, क्या मीट कर रहे, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब ये एंगल रहेगा, है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द मिनिमम एंगल बिटवीन टू टेल्स और टू हेड्स, दो टेल और दो हेड के बीच का मिनिमम एंगल। तो अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होता है, बोलो 180, बराबर है। अच्छा, बट आप देखो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे कैसे है, अपोजिट है। दूसरा देखो, सपोज एक इस तरफ जा रहा है और इस तरफ दूसरा इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट है। इसको भी क्या बोलोगे, अपोजिट, और इसको भी क्या बोलेंगे, अपोजिट। अब मुझे बताओ ये भी एंगल कितना रहेगा, बोलो 180 डिग्री, ऑफकोर्स 180 डिग्री रहेगा, राइट। तो याद रखना जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं एंगल कितना होता है, 0, एंड जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंगल होता है 180 डिग्री। सो टेल मी ए बार और बी बार के बीच का एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। अंडरस्टूड। तो चलो लॉ लगा दो आपका रिजल्टेंट का, बोलो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180, कॉस कितना 180, राइट। ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। सो अब मुझे बताओ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 की वैल्यू देख लो कैसे निकालता हूं मैं, तो सब लोग इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ इधर कौन सा डिग्री, कितना डिग्री होता है 0, इधर कितना डिग्री होता है 90, इधर कितना डिग्री होता है, इधर और इधर सबको पता है, घुमाया तो 90 और 90 घुमाए तो 90 प्लस 90 180 और 90 घुमाए तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना 270 और 90 घुमाया तो 360, राइट। आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि cos 0 कितना है तो आप बोलोगे सर 1 है, क्योंकि सबको रटता है कि cos 0 1 होता है करके। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि cos 360 कितना है तो फिर भी आप बोलोगे 1 है। तुम बोलोगे क्यों, जिसको नहीं पता तो वो सुन लो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था बट फिर भी दोबारा बोल रहा हूं। जिन एंगल का पोजीशन सेम होता है उन एंगल के लिए आंसर भी सेम होता है। तो 0 डिग्री और 360 का पोजीशन एक ही जगह पे आते हैं कि अलग अलग जगह पे आते हैं, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं cos 180, तो अब मुझे बताओ 180 और cos 0 एक दूसरे के सेम पोजीशन पे कि ऑपोजिट पोजीशन पे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये तो पोजीशन एक दूसरे का कैसा है, अपोजिट है, तो आंसर भी अपोजिट। तो इधर आंसर 1 रहेगा तो इधर कितना आएगा, बोलो नहीं समझा, बोलो cos 180 -1 आया कि नहीं आया। वापस एंगल का पोजीशन सेम तो आंसर भी, और एंगल का पोजीशन अपोजिट तो
बट आपको इसके लिए 0 से लेके 90 तक का टेबल रखना होना चाहिए, तभी आप ये लॉजिक लगा सकते हो, राइट। तो बोलो cos 180 कितना होता है -1, तो ये कितना आया बोलो अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2ab। तो आप में से जिसको फॉर्मूले क्लियर है छोटे बच्चों वाले, उसको पता है ये a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट वंस अगेन एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो क्या आएगा a माइनस बी, और इधर कितना आया r, है कि नहीं। अब यहां से क्या समझा कि दोनों वेक्टर आपस में क्या हुए सबट्रैक्ट, क्या हुए, बिकॉज उनका डायरेक्शन एक दूसरे कैसे थे अपोजिट था। तो इसका मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो सीधे सीधे क्या होंगे ऐड होंगे, और दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे तो सीधे सीधे क्या होंगे सबट्रैक्ट होंगे। तो अभी रट्टा ही मारेंगे, ऑपोजिट है तो क्या होंगे सबट्रैक्ट, और सेम डायरेक्शन में तो अब मुझे ठीक से सोच के आंसर देना। सपोज वो O2P आया 10 मीटर, O2P कितना आया वो, और P से फिर वापस गया 5 मीटर, कितना गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, 15 मीटर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर, तो 10 मीटर और 5 मीटर वेक्टर है, और दो वेक्टर एक दूसरे के अगर ऑपोजिट है तो उनको क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, तो 10 माइनस 5 कितना आएगा 5। बट अगर मेरा क्वेश्चन डिस्टेंस होता कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस तो स्केलर है, तो गया कितना मीटर 10 मीटर, और वापस रिटर्न कितना आया 5 मीटर, तो आंसर होना चाहिए था 15 मीटर। अगर मेरा क्वेश्चन क्या होता डिस्टेंस होता, बट मेरा क्वेश्चन क्या था डिस्प्लेसमेंट था। अभी भी नहीं समझा, क्लियर है क्या, क्या समझा तुमको, 10 मीटर और 5 मीटर, तो 10 मीटर राइट में था 5 मीटर लेफ्ट में था, तो मेरा क्वेश्चन किसके बारे में था डिस्टेंस के बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है, तो उसको वेक्टर का लॉ लगेगा ना, वेक्टर का लॉ बोलता है ऑपोजिट है तो क्या करो, तो 10 माइनस 5 कितना होगा, सो फिर क्या सोच रहे हो इधर, समझ में नहीं आया अभी भी, क्लियर है ये, ओके। सो ये हुआ पहला केस, ये हुआ दूसरा केस, अब आएंगे तीसरे केस पे, राइट। तीसरा केस ध्यान देना, तीसरा केस ये है कि सपोज दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर एक दूसरे कैसे है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, राइट। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे क्या थे, इधर इधर पहला केस क्या था, ना 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 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये आपका पहला केस था। यहां पे दूसरा केस क्या था बोलो, वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपका दूसरा केस था, राइट। तीसरा केस जो मैं दे रहा हूं तुमको वो है वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो फिर एंगल उनके बीच का 90 रहेगा, तो जल्दी से बोलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना 90, सबको पता है कॉस 90 जीरो है, अब तो रट्टा मार लो, कॉस 90 जीरो है तो ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ मल्टीप्लाई बाय जीरो करोगे तो ये कितना बचेगा बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन प्लस जीरो, क्योंकि आगे का जीरो हो गया, और जस्ट क्या बचेगा बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना आएगा आर। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो बस उनके स्क्वायर ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, तो और स्क्वायर ऐड करके ये भी लेना स्क्वायर रूट भी लेना, तो उनका क्या निकल जाएगा बोलो रिजल्टेंट, क्या निकल जाएगा, नहीं समझा, पक्का है, डाउट है इधर। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ केस, और जो मैं दे रहा हूं ठीक से सुनना, सपोज पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या है इक्वल है, सिंपली a इज इक्वल टू बी भी लिख सकता हूं, मॉड लिखा, मॉड का मतलब क्या है वेक्टर a का वैल्यू वेक्टर b का वैल्यू, खाली वैल्यू, तो सपोज दोनों का वैल्यू इक्वल है, राइट, तो कैसे होगा, तो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे, तो वैल्यू इक्वल है, ठीक है, एंड डायरेक्शन इज सेम, वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन कैसी है सेम है, या फिर वो छोड़ो एक मिनट, वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ वैल्यू अगर इक्वल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम बोलोगे डायरेक्शन कैसी है, तो डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, राइट, बस इतना पता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, इट्स मोर लाइक दिस। देखो अगर तुमको इमेजिन करना है
तुमको दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा है तो ऐसे बनाओ, ये सपोज ए बार है और ये जो है वो बी बार है। अगर तुम दोनों को देखोगे तो मैंने बिल्कुल सिमिलर ड्रॉ करे हुए है कि नहीं? लेंथ दोनों की सेम है कि अलग अलग है? लेंथ बोल रहा हूं तो लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? बट दोनों में एंगल तो बन रहा है ना, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। एक राइट में जा रहा है, एक ऊपर में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे जा रहा है। ओके, सो अब मुझे बताओ r इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हें पता चलेगा। तो अब मुझे बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब ए के जगह पे बी ले सकते हैं या फिर बी के जगह पे ए ले सकते हैं। तो बोलो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे ए ले रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2a, अगेन बी के जगह पे a और इंटू कितना आएगा? cos थीटा। क्या किया? जहां जहां बी है वहां वहां क्या पुट किया, क्योंकि बी और ए क्या है? क्या अलग अलग है? ऐसा सेम है, ऐसा तुम्हें गिवन है। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐड करोगे तो कितना स्क्वायर आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2, इधर भी ए इंटू ए कितना होगा? ए स्क्वायर, बाजू में कौन है? cos थीटा। अब थोड़ा मैथ्स वाला दिमाग लगाओ, ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं जो कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ ये प्लस साइन है तो प्लस के पहले भी 2a स्क्वायर है, प्लस के बाद भी क्या है? हाँ, तो वो कॉमन निकलेगा आपको, तो वो कॉमन निकलेगा तो इधर का 2a स्क्वायर बाहर गया तो उधर बचेगा 1 और इधर का भी 2a स्क्वायर बाहर गया तो उधर बचेगा cos थीटा। तो बोलो क्या हुआ है अभी यहाँ पे? नहीं समझा? अरे बोलो। यहाँ 2a स्क्वायर क्या निकाला? कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद एक ब्रैकेट किया जाता है, तो इधर का 2a स्क्वायर निकल गया, मतलब उधर कुछ नहीं बचा। जिधर कुछ नहीं बचा उधर क्या लेते हैं? 1, 0 नहीं लेते, 1 लेते कॉमन में। और इधर का 2a स्क्वायर निकला इधर से तो उधर कुछ तो बचा है, तो इधर 1 लेने की जरूरत नहीं, जो बचा है वो लिख दो। तो इधर 1 क्यों लिया? क्योंकि इधर 2a स्क्वायर बाहर निकला तो कुछ नहीं बचा, इसलिए वहां पे क्या लिया? 1। तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, कुछ ऐसा है x प्लस एक्स वाई मान लो। सो अभी मैं इसमें से x कॉमन निकालू तो इधर का x तो निकल गया तो उधर क्या बचेगा? 1, और इधर का x निकल गया तो इधर क्या बचेगा? y बचेगा। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? ओके, बस रूट है, इतना ही अलग है। तो अब मुझे बताओ, ये देखो इधर 2a स्क्वायर और अंदर ये 1 प्लस cos थीटा। देखते जाओ इसको, तो 2a स्क्वायर। अब जिन्होंने इस चैप्टर का पहला लेक्चर अटेंड किया था तो मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, उसमें से मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos थीटा का। किसका फॉर्मूला बताया था? 1 प्लस cos थीटा का। तुमको वो लर्न कर लेना चाहिए। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था 2 sin स्क्वायर नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। किसका फॉर्मूला बताया था? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो, घर जाने के बाद चेक कर लेना। तुमको जब कोई चीज दी जाती है तो वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो कभी यूज नहीं होगी, तुम बस बैठे रहते हो और रिवाइज नहीं करके आते हो। तुमको क्या लगता है इजीली एंट्रेंस क्रैक होता है क्या? फॉर्मूले रिवाइज करके आओ। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? सो अब आगे सुनना, ये 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, या 2 का स्क्वायर होगा। चलो 2 का स्क्वायर लिख सकता हो क्या? तो 2 का स्क्वायर, बाजू में कौन है? a का स्क्वायर, और उसके बाजू में कौन है? cos का स्क्वायर। तो तुमने एक बात नोटिस करी, इसमें से हर एक का स्क्वायर है, तो हर एक का स्क्वायर है तो हर एक का रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और 2 का रूट हटेगा, a का स्क्वायर और उसका रूट भी हटेगा, और cos का स्क्वायर और उसका रूट भी। अरे ये तीनों मल्टीप्लाई में थे तो फिर रूट सबका था, किसी एक का नहीं था। तो स्क्वायर सबका है तो रूट भी सबका ही है, तो स्क्वायर और रूट स्क्वायर और रूट स्क्वायर और रूट क्या होंगे? कैंसल। तो क्या बचेगा? तो बचेगा r इज इक्वल टू, टेल मी, 2a cos थीटा बाई 2। क्या बचेगा? 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो तुम बोलोगे सर अब ये फॉर्मूला तो आ चुका है बट इसका यूज क्या है, राइट? तो यूज क्या है सुन लो। इसमें a क्या है? तो a उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जो दो वेक्टर थे उसमें से एक वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तुम बोलोगे दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे वो दोनों तो सेम है, अरे है नहीं। और थीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है। अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होगा मैं समझाता हूं तुमको। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है? डाउट है? बोल। हाँ हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, if resultant of two vectors, two equal vectors या एक मिनट, if p bar is equal to q bar is equal to 10, p बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है? 10।
ठीक है, एंड पी बार का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, या फिर ऐसे, एक मिनट, एंड रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज, क्या ले लू, रिजल्टेंट ले लिया, लेट्स से 100। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है, और कितना दिया है 10, एंड रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार, दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया है 100। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, बोलो क्या चाहिए, एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, राइट। तो तुम बोलोगे कैसे निकालोगे, जब तुम्हारे माइंड में कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब तुमने पिछले वाले कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा था, इक्वल था, सेम था, और एंगल मैंने नोन नहीं दिया था, कैसा दिया था, अननोन। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उस लॉजिक से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें एक फाइनली फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है बोलो, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। इसमें जो थीटा है वो दोनों एंगल, दो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। a उस दोनों में से एक वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और r उन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो बस लॉजिक लगा दो, खत्म कर दो बात। तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 2a cos थीटा बाई 2। बस यहाँ पे a की जगह पे एक तो p लो या फिर q लो, क्योंकि वहां पे वेक्टर के नाम a और b थे, और यहाँ पे वेक्टर के नाम p और q है। तो आगे बढ़ के r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। बोलो गलत बोल रहा हूं। अच्छा, r की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, ये 2, p की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और आगे कौन है cos थीटा, तो निकालना है तो उसको छोड़ दो वैसे, थीटा बाई 2 वैसे छोड़ दो, वो हमें पता नहीं है। तो आप बताओ 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 इस तरफ आएगा, है ना। मेरा क्वेश्चन गलत है, एक्चुअली क्वेश्चन गलत है। तो 2 इंटू 10, तो एक मिनट मैं तो एडजस्ट करके देता हूँ तुमको। 20 और ये तुमको लेट से 40 लिया मैंने, तो 20 अपन 40 कितना जाएगा 2, तो इधर 40 आया, इधर 20 आया, और इधर 20 आया, ठीक है, अब सही है, चलो ठीक है, चलो ध्यान दो वापस से, बोलो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है भी दिया, बोलो 20। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 20 दिया है, तो इधर क्या आएगा 2p, बस p का मैग्नीट्यूड कितना कर दिया अभी मैंने 20, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड कितना कर दिया 20। तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया रहेगा, नंबर क्यों चेंज करे होंगे, नंबर इसलिए चेंज किए मैंने सो दैट आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाए, ठीक है, फास्ट जाए। सो ध्यान दो अभी यहाँ पे वापस, p और q का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो 20, उनका रिजल्टेंट भी कितना आया बोलो 20 आया, तो चलो लिख दिया 20, राइट। सो अब बताओ ये 20 इंटू 2 इंटू 20 कितना होता है 40, और आगे कौन आया cos थीटा बाई 2, और अरे 40 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, सो ये आएगा 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना आया cos थीटा बाई 2। सो 2 2 कैंसिल, 2 2 4, कितना आया 1/2। बोलो गलत किया मैंने, और सामने कितना आया cos थीटा बाई 2। तो आपको ये एंगल थीटा चाहिए ना कि cos चाहिए था, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है कि cos थीटा होता है, थीटा होता है, तो हमें वो थीटा चाहिए, मतलब cos हटना चाहिए। तो cos हटने के लिए जैसे राइट में cos आया वैसे लेफ्ट में भी क्या आना चाहिए cos ही आना चाहिए, तभी वो हटता है। तो आपको ये सोचना है कि cos में अभी 1/2 कब आता है, cos में 1/2 कब आता है, तो जरा याद करो बताओ, cos 60, राइट, cos 60 डिग्री, और सामने कौन आएगा बोलो cos थीटा बाई 2, तो cos cos क्या हो जाएगा कैंसल, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया थीटा बाई 2, 2 इधर डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 60 कितना आया थीटा, तो वो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 120 डिग्री। इस तरीके से पता कर लिया कि आपने दो एंगल के दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बोलो 120 डिग्री। बट उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको बोलो, ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, तभी आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, समझा। अरे बोलो डाउट है, ठीक। तो आज जो है जितना भी मैंने पढ़ाया आज उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, उसको एक या दो बार अच्छे से बिना देखे या देख के प्रॉपरली लिखोगे, उसका लॉजिक समझोगे, और फिर जो डीपीपी आज शेयर करूंगा तुम लोग वो सॉल्व करोगे, समझा क्या। सो आप देखो क्या क्या सीखा है आज हमने, ठीक है। ट्रायंगल लॉ जो है वो अप्लाई कैसे करते हैं, राइट, वो आपको पहले से पता था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पहला वेक्टर का जहां पे हेड रहेगा
दूसरे वेक्टर का वहां पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, मतलब वो ऐसे ऑर्डर में आनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब एक जहां पे खत्म होता है दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर वो दो वेक्टर है तो फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो तुम्हारा क्या होता है, रिजल्टेंट, बराबर है। अब वो रिजल्टेंट कल से ही पता था कि वो रिजल्टेंट है, बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये नहीं पता था, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने तुमको एक डेरिवेशन करवाया, राइट। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये ए बार वेक्टर था और ये बी बार वेक्टर था, याद है ना ये। तो बी बार को मैंने उसके पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो बी बार चेंज हुआ नहीं है। तो ट्राइंगल लॉ से ए बार और बी बार का रिजल्टेंट कौन होगा, O2Q, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलो ये हुआ ए बार, ये हुआ बी बार, और ये उसका रिजल्टेंट कौन हुआ, आर बार। तो मुझे इस रिजल्टेंट, इस OQ जो है, इस OQ का वैल्यू चाहिए था, वैल्यू, राइट, और डायरेक्शन चाहिए था। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने Q से क्या ड्रॉ किया बोलो, परपेंडिकुलर, और इस OP को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया था, मतलब डायरेक्शन को एक्सटेंड किया था। तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइंगल आ गया, बड़ा सा ट्राइंगल कौन आया, QDO। इस QDO ट्राइंगल में मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस बड़े से ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, कौन है वो हाइपोटेनस, OQ, उसका क्या आएगा, स्क्वायर, फिर साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ठीक। साइड 1 आपकी OD है, देख रहे हो तुम लोग, O2D, बट O2D का मतलब क्या है, OP प्लस PD। तो OP प्लस PD, बट OP तो मेरा कितना है, A, और PD कितना है, B cos थीटा, वो निकाल के दिया था। और साइड 2 मेरा कौन है बोलो, QD, कितना है वो, B sin थीटा। तो वैल्यूज पुटअप करी, इसको अच्छे से सॉल्व किया, इधर A प्लस B का ब्रैकेट का स्क्वायर लग गया। अब देखो इसको घर जाने के बाद अच्छे से, और फिर इधर भी, इधर B cos थीटा का B cos थीटा का स्क्वायर, मतलब B का भी स्क्वायर और cos का भी स्क्वायर, इधर B sin थीटा का स्क्वायर, मतलब B का भी स्क्वायर और sin का भी स्क्वायर, B स्क्वायर क्या निकला, कॉमन, अंदर कौन आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 आया। तो फिर मैंने इसको रीअरेंज किया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना आया, 2AB cos थीटा। अच्छा, इधर फॉर्मूला लग जाता अगर cos थीटा नहीं होता तो, बट इधर cos थीटा है, इसलिए A प्लस B का होल का स्क्वायर होने वाला। अच्छा, बट ये क्या है, R का स्क्वायर, तो मैंने दोनों तरफ का क्या लिया, स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से मुझे किसकी वैल्यू मिली बोलो, R की, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, रिजल्टेंट के। तो फॉर्मूला में क्या आया, पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। अरे दिमाग में गया, ओके। सो ध्यान देना अभी आगे। फिर मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवाया उसके ऊपर, राइट। एंड देन फाइनली मैंने तुम्हें करवाया एंगल बिटवीन, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ आर बार, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, राइट। कहां है वो डेरिवेशन, कहां है, इधर है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट ने वेक्टर ए बार के साथ कितना एंगल बनाया, राइट, या बी बार के साथ कितना एंगल बनाया। तो दोनों में से दोनों मत निकालो, क्योंकि दोनों एंगल के बीच का रिलेशन हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आता है, थीटा। तो एक तो अल्फा निकालो या फिर बीटा निकालो। तो मैंने अल्फा निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, इस ट्राइंगल में मैंने क्या लगा दिया बोलो, टैन, है ना। टैन क्यों लगाया, बिकॉज टैन लगाते हो तो हाइपोटेनस अवॉइड होता है, क्योंकि हाइपोटेनस अननोन होता है। क्यों अननोन होता है, वो कौन होता है बोलो, रिजल्टेंट, वो तो निकालना होता है। तो आप लोग अननोन के फॉर्मूला में अननोन नहीं डाल सकते, इसलिए आपने हाइपोटेनस इग्नोर कर दिया। तो हाइपोटेनस इग्नोर कर दिया तो आपके पास चॉइस बचा टैन और कॉट का, उसमें से मैंने यूज क्या किया, टैन। टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज QD, एडजेसेंट इज OD। तो आपने वैल्यू पुटअप कर दी और जो भी है आपके पास आंसर आ गया। और टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना आया बोलो, टैन अल्फा इज इक्वल टू आया B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इसमें B सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और A फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा दो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। क्लियर है क्या। एंड देन व्हाटएवर, अभी इसके बाद तो अगेन मैंने थोड़े केसेस कर लिए। तो आपने देखा होगा 4 केसेस किए मैंने। पहला, दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर क्या है, सेम है तो वो डायरेक्टली ऐड होते हैं। दो वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होते, डायरेक्टली, कोई रूल लगाते बैठने की जरूरत। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका रूट। और अगर दो वेक्टर इक्वल रहेंगे, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर इक्वल रहेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है।
और डायरेक्शन सेम रहेगा तो एंगल 0 रहेगा। बट मैंने यहाँ पे वेक्टर इक्वल बोले कि वेक्टर का वैल्यू इक्वल बोला है? वैल्यू इक्वल बोला है ना। डायरेक्शन सेम बोला, डायरेक्शन कितना है वो नहीं पता, इसलिए उसको थीटा अननोन ही छोड़ दिया। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो फिर रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या आती है बोलो? r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। इसमें से थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का क्या होता है? एंगल। और a जो है एक तो पहला वेक्टर या दूसरे वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और r वो दो वेक्टर का क्या है बोलो? रिजल्टेंट। समझा कि बाउंसर गया? तो पूरा अच्छे से रिवाइज करना तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? अगले लेक्चर में इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग।